Good morning to all of you. So हम डिस्कस कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कल के लेक्चर में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमने जितनी भी अप्रोचेस थी सभी अप्रोचेस फिनिश कर ली हैं। कौन कौन सी अप्रोच थी? सिस्टम अप्रोच है एक, वो फिनिश हो चुकी है। सेकंड इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल अप्रोच। थर्ड इज political sociology approach. Political economy approach. Political modernization. Political development and political culture. ये सभी अप्रोचेस हम फिनिश कर चुके हैं। अप्रोचेस के बाद का जो हमारा टॉपिक है जिसमें ग्लोबलाइजेशन कवर करना है, हमें प्रेशर ग्रुप्स देखने हैं एंड सोशल मूवमेंट्स कवर करनी है। ये सभी हम आज के टॉपिक में डाउट क्लियरिंग सेशन में फिनिश करेंगे। अब क्योंकि मैं इन फ्यूचर 1 से 2 क्लासेस आपके सेशन में ऐड करूँगी यहाँ पर, तो उसमें हम फर्दर हमारा इक्वालिटी का टॉपिक जो बचा है वो फिनिश कर लेंगे, ह्यूमन राइट्स जो बचा है वो फिनिश करेंगे। मैं सेशन के नाम से ही उसको इंट्रोड्यूस करूँगी, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस की 2 क्लास रहेंगी। जस्टिस के 2 सेशंस मैं ऐड अप करूँगी इसमें, ठीक है। विल ट्राई टू डू दैट वे। और ये ऐड अप हो जाएगा, कल परसों तक मैं ऐड अप करा दूँगी, ठीक है। आज क्योंकि हमारी ऑलरेडी 3 क्लासेस है तो आई एम नॉट थिंकिंग कि 3 से ज़्यादा क्लासेस होनी चाहिए। कल आपके टाइम पे एक्चुअली आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, इस वजह से मैं आपके टाइम पे क्लास नहीं ले पाई एंड इट वाज अर्जेंट आल्सो, ठीक है। सो आज हमारी क्लासेस जाएंगी। एक क्लास है अभी 9:30 बजे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी 11:30 AM आपकी। उसके बाद 2:30 बजे से 4 बजे तक क्लास है, ठीक है। 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक क्लास है। तो सबसे पहले लेट मी अपलोड द PDF, उसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ, आज 3 क्लासेस हैं आपकी। फुल कंपाइलेशंस के ऐसे रार फाइल्स नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अपलोड ही नहीं हो सकती, दैट्स वाई। वो अपलोड नहीं हो सकती हैं फुल कंपाइलेशंस, दैट्स द डिफ़िकल्टी। लेकिन जितनी भी आपकी PDFs है पेपर 1 सेक्शन ए की, आप अलग से डाउनलोड करके उसका एक फ़ोल्डर बना सकते हैं अपनी साइड से। आई हैव ट्राइड ऑल्सो कि पूरा एक सेक्शन जब कवर हो जाए तो उसके बाद आई शुड बी अपलोडिंग दिस, ठीक है। रार फाइल्स जो आप विन रार फाइल की बात कर रहे हो, बट वो फॉर्मेट ही अलाउड नहीं है, सिर्फ PDF ही अपलोड हो सकती है और कुछ अपलोड नहीं हो सकता, दैट्स द थिंग। अच्छा, आपको ग्रुप लिंक देना था ना मुझे डेमोक्रेसी की PDF? ओके, रुकिए फिर, वेट अ मिनट।
लेट मी सी, अगर मिसिंग है तो मैं अपलोड कर देती हूँ। गांधी वाली भी नहीं की है ना अभी? ठीक है, गांधी की एम एन रॉय एंड अम्बेडकर की पीडीएफ भी मैं अपलोड कर रही हूँ, सो दैट जब भी हम इसको फिनिश करेंगे तब आपके पास पीडीएफ रहेगी। पावर हेजिमनी फेमिनिज्म की है, ओके। थ्योरीज ऑफ द स्टेट की है, पावर की भी हो गई, डेमोक्रेसी की, ओके, डेमोक्रेसी की भी, एंड इक्वालिटी का राइट्स का बचा है, राइट? राइट्स की कर देती हूँ, वेट, क्योंकि हमने राइट्स फुल अभी कवर कवर नहीं किया है, ह्यूमन राइट्स बचा है, लेकिन मैं पीडीएफ सारी अपलोड कर रही हूँ। ये राइट्स है, एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, जिससे कि दिक्कत ना आए आप लोगों को। इक्वालिटी एंड जस्टिस। लेट मी चेक अगेन। ओके, idealism, John Stuart Mill, Hannah Arendt, ग्रामशी, ओके, कार्ल मार्क्स से पूरी है। हैना अरेंट की भी कर दी थी फुल। जेएस मिल की भी कर दी थी, ठीक है। एंड एक पीडीएफ थी जो मुझे शेयर करनी थी, वेट, हम्म एक मिनट, लेट मी सी। Presentation slides are definitely good for revision, okay. But yes, things are missing. Some of the things, Raghav, are missing. So I will not recommend you. Or what you can do is take a print out of these presentation slides, and accordingly, whatever is missing, you can add that if you want in your flow chart. But I recommend going for the flow chart. Do not go for the slides and everything. Okay, equality. Acha, you are watching batch number 6 videos, Kalendra. Batch number 6 और batch number 7, कौन से आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, हिंदी वाली कि इंग्लिश वाली? एक मिनट मुझे देखने दीजिए। एक और पीडीएफ है, मुझे लग रहा था एडिशनल के लिए अच्छी पीडीएफ थी जो मुझे शेयर करनी थी। थिंक मैंने शेयर भी की थी सितंबर में, लास्ट मंथ, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग।
Where is that PDF? ये तो हिंदी वालों की है. I think this one is. नहीं, ये नहीं है. Wait, actually, that is important. विनरार लास्ट में शेयर करेंगे. नहीं, अब वो नहीं शेयर होगा. ठीक है, टेलीग्राम पे अलाउड नहीं है हमको शेयर करना. दैट्स वाई. ठीक है, एक मिनट रुकिए. वो कुछ इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, मैं ढूंढ करके देती हूँ आपको. थिंक मैंने बैच 6 में भी डाली थी. वेट अ मिनट. हम्म. पेपर नाम नहीं है. बैच 6 में ही मिलेगा. बैच नंबर ये रहे. State, okay, and justice and property, rights, liberty, equality, political theory. अच्छा, थोड़ा सा ना इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक बार मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ. नेहरू की राम मनोहर लोहिया
एंड पेरियार की, ठीक है। और कौटिल्य, गांधी और अंबेडकर के थोड़े एडिशनल नोट्स हैं, वो थोड़ा एक बार पढ़ लेना, अच्छे नोट्स हैं ये, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू, ठीक है। टॉपिक बहुत अच्छे हैं, तो आपके बैच में इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी हिंदी मीडियम के लिए तो अलग से पीडीएफ में कर रही हूँ, जो हिंदी मीडियम को काम आएगी। ओके, ठीक है, हाँ सारी यहाँ है तो ठीक है। एक मिनट, एक एक करके मैं अपलोड कर रही हूँ। गिव मी 5 मिनट्स, उसके बाद सेशन शुरू करेंगे। कौटिल्य हो गया, नेहरू, डन। नाउ यू कैन डाउनलोड दीज। हिंदी मीडियम वाले भी अब अपनी डाउनलोड कर सकते हैं इनफैक्ट, क्योंकि ग्रुप में उनको विजिबल नहीं होगा ना। तो आपके हिंदी मीडियम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बाकी नोट्स तो मिल ही चुके हैं हिंदी मीडियम के। आपको कोई भी डाउट रहे हिंदी मीडियम वालों को नोट्स के लिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट प्रंजल, ठीक है। एक तो प्रंजल हैं और दूसरे हिंदी मीडियम से उमंग हैं, इनको आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके पास में हिंदी मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अभी तक अप्रोचेस हमारी खत्म हो चुकी हैं। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ स्टेट इन एडवांस्ड सोसाइटी। उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कवर करेंगे, जो हमारा कल का टॉपिक था। कल परसों जब भी मैंने क्लास ली थी तो उसमें एक टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन का, जो मैंने आपको बताया था कि वो हम कवर करेंगे आगे। उसके बाद हम कवर करेंगे प्रेशर ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इनका क्या नेचर रहता है, कैसे ये डिफरेंट होती हैं बाकी सभी। लाइक पॉलिटिकल पार्टीज जो डेवलपिंग कंट्रीज में मिलती हैं, यानी इंडिया जैसी कंट्रीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट होती है उन पॉलिटिकल पार्टी से जो हमको दूसरी जगह पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि यूएसए में या यूके में, किसी भी यूरोपियन कंट्री में हमको देखने को मिलेगी। So we'll start with nature of state in advanced society first of all. Now आपको पता है हमें पढ़ना है स्टेट का टॉपिक, और स्टेट का टॉपिक हम ऑलरेडी पेपर 1 सेक्शन ए में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा था हमारा थ्योरीज ऑफ द स्टेट। तो जो बातें हमने थ्योरीज ऑफ द स्टेट में पढ़ी थी, उसमें से काफ़ी ज़्यादा बातें एज इट इज़ रिपीट होने वाली है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पेपर 1 सेक्शन ए एंड पेपर 2 सेक्शन ए दोनों ही लिंक्ड है, ठीक है। तो
आपको अगर इस पे क्वेश्चन आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, आप कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि पॉलिटिकल साइंस जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट, ये जो डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, ये स्टेट से ही शुरू होता है और स्टेट पे ही खत्म होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट सेंटर पे होता है। बिना स्टेट के पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं हो सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, स्टेट इज एट द सेंटर। जैसे कि सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी सेंटर में रहती है, सोसाइटी सेंटर में रहती है सोशियोलॉजी में, ऐसे ही स्टेट भी सेंटर में रहता है पॉलिटिकल साइंस में। तो हम नेचर ऑफ स्टेट पढ़ने वाले हैं और हमें स्टेट के बारे में एक बात पता है कि अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग व्यूज दिए हैं स्टेट को लेकर के। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टेट इज अ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट। कंटेस्टेड का मतलब होता है कि डिबेटेड है, बहुत ज्यादा डिबेट है इसमें। हम एक व्यू नहीं दे सकते, एक फाइनल व्यू नहीं दे सकते कि ये स्टेट की डेफिनेशन है या ये स्टेट का मतलब है, क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग अपने व्यूज दिए हैं और सभी के व्यूज उतने ही रेलेवेंट हैं जितने के दूसरे के व्यू हैं। तो हम ये नकार नहीं सकते कि एक स्कॉलर ने गलत बोला है, दूसरे ने सही बोला है। वी कैन नॉट से दैट, सभी सही बोल रहे हैं। तो नेचर ऑफ स्टेट्स हम सबसे पहले समझेंगे एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी से। देखिए, जो हमारी सिलेबस में है, 3 टाइप की सोसाइटीज हैं, ठीक है, वर्ल्ड में। स्पेशली हम जो सिलेबस में लेते हैं अपने, उस हिसाब से अगर देखोगे अगर आप, तो एक हो जाती है एडवांस्ड सोसाइटीज। एडवांस सोसाइटीज का मतलब है डेवलप्ड कंट्रीज से मैं बात कर रही हूँ। डेवलप्ड कंट्रीज की क्यों? क्योंकि इनके पास में इकोनॉमिक पावर भी है, इनकी जीडीपी भी बहुत सरप्लस में है। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकल पावर है, टेक्नोलॉजी में भी ये लोग आगे हैं। टेक्नोलॉजिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, और मिलिट्री पावर है इनके पास में। कंपैरेटिवली बाकी सभी कंट्री से मिलिट्री वाइज ये लोग बहुत आगे हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है सोशलिस्ट सोसाइटीज की। सोशलिस्ट सोसाइटीज की, सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब है कि चाइना की मैं बात कर रही हूँ, जैसे जहाँ पर सोशलिज्म आज भी प्रेजेंट है। नॉर्थ कोरिया की जैसे बात की जाए पर्टिकुलरली, ठीक है। आगे आती है फिर डेवलपिंग सोसाइटी। डेवलपिंग सोसाइटीज में आएंगी इंडिया, ठीक है, एंड इंडोनेशिया। ऐसी कंट्रीज आती हैं डेवलपिंग सोसाइटी में। तो ये पूरी कैटेगरी में इस तरीके से बांटा गया है और उसी में हमको समझना है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है एडवांस सोसाइटी में। ये हमारा पहले एडवांस सोसाइटी में समझते हैं। तो एडवांस सोसाइटी मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी। एडवांस सोसाइटी का मतलब है यूएसए, ठीक है। हम यूएसए को सेंटर में लेकर के बात करेंगे। Amulya, you have taken the Plus subscription recently. Should you be attending this session or not? No, don't do that. Start from the very first lecture. And आपने आज ही लिया है अमूल्य सब्सक्रिप्शन, मतलब अभी तक आपने एक भी लेक्चर नहीं देखा है। Have you not taken? It's been 4 days. अच्छा. Then in that case, Amulya, I'll recommend you to go for my batch number 8. आप batch number 7 के साथ में जाइए। आपका पहले मुझे मीडियम बता दीजिए। आप हिंदी मीडियम है आपका, इंग्लिश मीडियम है? विच मीडियम इज देयर? कौन से मीडियम में आप लिखेंगे? इंग्लिश मीडियम है। That means, will it be fine if I'm taking the whole lecture in English? You'll be able to understand, right? Because I'll recommend you to go for the English medium, which is batch number 8 that I have started recently. ठीक है, तो बैच नंबर 8 में अभी तक 5 से 6 ही क्लासेस हुई हैं, ठीक है। उसकी क्लास एक कल है, तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट बैच। उस बैच का नाम है फाउंडेशनल कोर्स ऑन PSIR ऑप्शनल, ठीक है। दिस इज द नेम। गो टू दैट, एनरोल इन इट, एंड जितने भी लेसन हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो देखिए।
उसमें बेटर बैच नंबर 8 इसलिए भी है क्योंकि बैच नंबर 8 में कुछ एडिशनल डेटा है, कुछ एडिशनल नोट्स हैं विच आई एम प्रोवाइडिंग, जो कि मैं डिक्टेट कर रही हूँ, और किसी बैच में आपको वो नोट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आई एम ट्राइंग कि अब जो आने वाले बैचेस हैं उसमें मैं फर्दर और एडिशंस करूँ, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इवन आई हैव टू अपियर माई फॉर माई पेपर, तो आई एम रेफरिंग टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नोट्स एंड एवरीथिंग। तो उस हिसाब से आई एम ट्राइंग टू अपडेट, ट्राइंग टू मेक श्योर कि अगर फ्यूचर में कोई आंसर आपको क्वेश्चन आता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिख पाओ ताकि ज़्यादा आप स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट बैच नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई recommend you to go for batch number 8. Name of the course is Foundational Course on PSIR Optional. Don't go for batch number 6 now. So state remains a contested concept and हमें पढ़ना है एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के बारे में, और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मतलब सबसे पहले हम समझते हैं लिबरल पर्सपेक्टिव से। लिबरल पर्सपेक्टिव का मतलब है कि जो लिबरल स्कॉलर्स हैं उनके अकॉर्डिंग एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैसी है। और फिर आता है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट तो इसका एक तरीके से क्रिटिसिज्म हो गया, क्योंकि लिबरल जो स्कॉलर्स हैं आपको पता है कि वो यूएसए को और जो एडवांस सोसाइटीज हैं उनको हमेशा अच्छी अच्छी उनके बारे में बातें बोलेंगे। लेकिन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स के या फिर जो स्कॉलर्स हैं जो कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी पे बेस्ड अपना पूरा थीसिस लिखते हैं, ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर का एक दूसरा नजरिया होगा लिबरल कंट्रीज को देखने का, यूएसए जैसी एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखने का। तो हमारे लिए दोनों ही पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है डिस्कस द नेचर ऑफ द एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, नेचर ऑफ स्टेट इन एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इफ दिस इज द क्वेश्चन, आप पहले तो लिबरल पर्सपेक्टिव कवर करेंगे और उसी के क्रिटिसिज्म में फिर आप मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव लिखेंगे, फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो लिबरल्स का तो आपको याद है, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट हमने पढ़ा था। लिबरल्स के लिए स्टेट न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का, मतलब कि अगर बुर्जुआजी क्लास और वर्किंग क्लास के बीच में मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो लिबरल स्कॉलर्स का मानना है कि स्टेट न्यूट्रल रहेगा, मतलब स्टेट किसी एक क्लास का साथ नहीं देगा, स्टेट न्यूट्रल रहेगा। स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ विल ऑफ मैन, ये मानते हैं। क्यों न्यूट्रल रहेगा स्टेट? स्टेट एज अ रेगुलेटरी स्टेट काम करेगा और न्यूट्रल रहेगा क्योंकि स्टेट कॉन्ट्रैक्ट के चलते बनाया गया है, सभी लोगों ने मिल करके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और स्टेट को क्रिएट किया था। क्योंकि हम लिबरल की बात कर रहे हैं, लिबरल यानी ये जॉन लॉक से एसोसिएटेड है, और जॉन लॉक ने तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू में ही स्टेट फॉर्म किया था, मैकेनिस्टिक व्यू लिया था स्टेट का। तो हम क्या देखते हैं कि लिबरल में का मानना है कि स्टेट न्यूट्रल होता है, आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं लोगों के बीच में, स्टेट न्यूट्रल होकर के देखता है कि किसकी गलती है, अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है। तो लिबरल पर्सपेक्टिव का मानना है कि एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज इनिशियली पुलिस स्टेट या मिनिमल स्टेट हुआ करती थी, मतलब सिर्फ इसमें क्या रहेगा, रेगुलेशन का काम किया जाएगा पहले। हम देखते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म आपको याद है, ओरिजिनल लिबरलिज्म, तो जो ओरिजिनल आइडिया आया था लिबरलिज्म का, वो आइडिया यही था कि स्टेट कम से कम इंटरफेयर करे। स्टेट कम से कम इंटरफेयर करेगा तो लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम होगा। लेकिन हमने देखा कि इसको पिग्स फिलॉसफी करके कि भाई ये तो मैन को पिग के लेवल पे रिड्यूस कर रहा है, एनिमल के लेवल पे रिड्यूस कर रहा है, ऐसा आर्गुमेंट दे करके हमने देखा कि सोशलिस्ट और ह्यूमैनिटेरियंस ओरिजिनल लिबरलिज्म को, ओरिजिनल या क्लासिकल लिबरलिज्म को या रेडिकल लिबरलिज्म को, इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो आगे जाकर के 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसके चलते 1930s में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सो सिंस 1930s ऑनवर्ड्स वी सी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। अब ये तो था लिबरल पर्सपेक्टिव की बात मैं कर रही थी कि लिबरल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये तो आप लिख ही सकते हो, आप वो सारी बातें लिख सकते हो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये लिबर्टी को
ध्यान में रखते हैं, और इसमें रॉबर्ट नॉजिक आप डाल सकते हो नाम, इसमें बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, वो सभी नाम जो हम ऑलरेडी थ्योरी ऑफ द स्टेट में पढ़ चुके हैं। तो उसके साथ में लिंक करके सोचिएगा। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर स्लाइड में दे दिया बस इसी को रट्टा मार के यही लिखाना है, नहीं, यू हैव टू लिंक। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पीडीएफ पढ़ते हो आप सोचा ज्यादा करो, याद कम रखा करो, मतलब मगअप कम करो, थिंकिंग थोड़ी कनेक्ट करने की कोशिश करो सारे टॉपिक्स को आपस में, तो आपको बेहतर आंसर आप लिख पाओगे, एकदम डायनेमिक आंसर आप लिख पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम कर रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें लिबरल पर्सपेक्टिव हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब इसमें मैंने आपको बेसिक बताया है, बाकी सारा जो यहाँ का बेसिक्स है वो आपको थ्योरीज ऑफ द स्टेट जो हमने पेपर 1 सेक्शन ए से किया था उससे लिंक करके पढ़ोगे इसको, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ये चीज। नेक्स्ट करते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, अब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यही है कि कार्ल मार्क्स तो चैलेंज करते हैं, कार्ल मार्क्स को लगता है कि जो ये स्टेट है, एडवांस्ड सोसाइटीज हैं यानी कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो हैं, यहाँ पर जो स्टेट होता है, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआजी क्लास, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास, एक्सप्लॉयटेशन बाय द बुर्जुआजी क्लास। सो इस कॉन्टेक्स्ट में इनका कहना है मार्क्स का कि ये जो स्टेट होता है ये न्यूट्रल नहीं होता है, स्टेट हमेशा हेल्प करता है बुर्जुआजी क्लास को, हमेशा बुर्जुआजी क्लास के फेवर में ही डिसीजन लेगा। तो कार्ल मार्क्स या बाकी सभी जो स्कॉलर्स हैं जो मार्क्सिस्ट हैं वो सभी चैलेंज करते हैं, दे चैलेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट, वो स्टेट की न्यूट्रलिटी को चैलेंज करेंगे कि स्टेट न्यूट्रल नहीं होता, रादर वो ये सजेस्ट करते हैं कि स्टेट एक क्लास इंस्टीट्यूशन है, मतलब स्टेट एक पर्टिकुलर क्लास को प्रमोट करता है। अब जैसे जब कैपिटलिज्म है तो स्टेट कौन सी क्लास को करेगा प्रमोट, बताइए, ये हम पढ़ चुके हैं। जब कैपिटलिज्म है तो कौन सी क्लास को प्रमोट करेगा स्टेट, बुर्जुआजी क्लास को, करेक्ट। जब सोशलिज्म है तो कौन सी क्लास को प्रमोट करेगा स्टेट, सोशलिज्म पे, वर्किंग क्लास को, करेक्ट। तो उसी हिसाब से बोला है कि स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन, मतलब स्टेट जब तक एग्जिस्ट करेगा किसी ना किसी एक क्लास को हमेशा सपोर्ट करता है स्टेट। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से इसीलिए ये बोलते हैं कि स्टेट कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, स्टेट किसी एक क्लास के फेवर में होता है। इसीलिए कम्युनिज्म जब कार्ल मार्क्स ने अपना प्रपोज किया था तो उन्होंने क्लासेस को खत्म करने के लिए स्टेट को ही अबॉलिश कर दिया, स्टेट नहीं रहेगा तो क्लासेस नहीं रहेंगे, क्लासेस नहीं रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। लेकिन हमने आगे थ्योरीज ऑफ द स्टेट में पढ़ा था कि मार्क्स में दो पर्सपेक्टिव होते हैं, मार्क्सिस्ट में भी दो पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव है हमारा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, और दूसरा है रिलेटिव ऑटोनॉमी। तो वही सब चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं एज इट इज। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में ये बोलते हैं कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, इंस्ट्रूमेंट की तरह, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआजी क्लास, बुर्जुआजी क्लास जैसा बोलती है वैसा इम्प्लीमेंट करता है। तो स्टेट एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, तो जो भी डिसीजन बुर्जुआजी क्लास लेती है स्टेट उसी को इम्प्लीमेंट करता है। और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में हमने थ्योरीज ऑफ द स्टेट में रैल्फ मिलिबंथ को पढ़ा था, याद है आपको रैल्फ मिलिबंथ? रैल्फ मिलिबंथ जानना चाहते थे कि ये जो यूएसए में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है इसके बाद क्या कुछ चेंजेस हुए, क्या लोगों में इक्वालिटी आई, क्या बहुत बढ़िया हुआ लोगों के साथ में। तो ही विल रियलाइज कि ऐसा कुछ नहीं है, वेलफेयर स्टेट भी बुर्जुआजी क्लास का ही सपोर्ट करता है, मतलब स्टेट अभी भी इंस्ट्रूमेंट की तरह ही काम करता है। फिर आता है रिलेटिव ऑटोनॉमी स्कूल।
जिसमें हम देखते हैं निकोस पुलंसास और ये सब रहते हैं, जो ये बोलते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें स्टेट ऑटोनॉमस हो जाता है, जिसमें स्टेट के पास में ऑटोनॉमी होती है। स्टेट के पास में ऑटोनॉमी होगी यानी स्टेट अपने मुताबिक डिसीजन लेगा, किसी एक क्लास के फेवर में डिसीजन नहीं लेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी विल सी कि इनका कहना है कि जब भी कम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम होता है, आपस में सभी पार्टीज जब compete करती हैं, ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि स्टेट किसी भी क्लास का साथ नहीं देगा, एक क्लास का अपने आप ऑटोनॉमसली रन करेगा। तो मैक्स स्कूल में आता है रिलेटिव ऑटोनॉमी स्कूल। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें निकोस पुलंसास का नाम ले सकते हो, लेकिन जब भी क्राइसिस आएगा, जब भी क्राइसिस आएगा तो स्टेट हमेशा बुर्जुआजी क्लास को ही सपोर्ट करेगा। तो इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं, यही दोनों पर्सपेक्टिव हमको कवर करनी है। पहले हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट समझते हैं। इसमें इस स्लाइड में इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का पूरा डेटा दिया हुआ है और दूसरी स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में। पहले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट समझते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मतलब स्टेट एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है बुर्जुआजी क्लास की, स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, जिसमें रैल्फ मिलेमन ने एनालाइज किया था नेचर ऑफ स्टेट इन एडवांस सोसाइटी, और इन्होंने बताया कि वेलफेयर स्टेट भी इंस्ट्रूमेंट की तरह ही काम करता है कैपिटलिस्ट क्लास के। ऐसा नहीं है कि वेलफेयर स्टेट आ गया है, गरीबों की भलाई के लिए स्टेट काम कर रहा है तो आप सभी के लिए इक्वली काम कर रहा है, नहीं। इसमें हम देखेंगे कि स्टेट जो होगा वो अभी भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही काम करेगा, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए ही काम करेगा। ठीक है, तो स्टेट हमेशा अभी भी स्टेट एकदम क्लास इंस्टीट्यूशन ही है, मतलब। तो यानी इकोनॉमिक पावर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी इसके हाथ में ही, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इक्वालिटी आई कि नहीं आई, और इनको पता चला कि इक्वालिटी तो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वेलफेयर स्टेट के होने के बावजूद भी जो पैसा था, जो पावर की कॉन्सेंट्रेशन थी, जो पैसे की ज्यादातर जो वेल्थ आई, उसके बावजूद भी, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही यही था। ठीक है, लेकिन ये देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भी जो पावर आएगी, इकोनॉमिक पावर, वो बुर्जुआजी क्लास के पास में ही रहेगी। और इस बेसिस पे इन्होंने बोला कि जो क्लास इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करती है वही क्लास पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करती है, यानी वही क्लास स्टेट को कंट्रोल करती है। ठीक है, लेकिन वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, जो भी राल्फ मिलेबन ने एनालाइज किया था वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में, एक है हमारे हेबरमास। हेबरमास ने वेलफेयर स्टेट का लेजिटिमेशन क्राइसिस प्रिडिक्ट किया था कि वेलफेयर स्टेट में भी लेजिटिमेशन क्राइसिस आएगा, क्योंकि वेलफेयर स्टेट के पास में इतनी ज़्यादा वो नहीं है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, लिबर्टी नहीं है कि वो पैसा इकोनॉमी में से निकाल करके लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करे। एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। तो आगे जाकर के इस पे बहुत बर्डन हो जाएगा वेलफेयर स्टेट पे, जिसपे फिर स्टेट फाइनली ये डिसाइड करेगा कि हम रोल बैक कर लेते हैं। रोल बैक मतलब वापस से सारी जो भी स्कीम्स चलाएंगे लोगों के लिए, वो कम होने लग जाएंगी। तो जब वो कम होंगी तो लोगों को तो डिमांड तो बढ़ती जा रही है लोगों की तो स्कीम्स को लेके, और अगर स्टेट रोल बैक करेगा तो फिर आएगा लेजिटिमेशन क्राइसिस, क्योंकि लोग फिर ऐसे स्टेट को लेजिटिमेसी नहीं देंगे। तो मिलेवन के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एम्पल अपॉर्चुनिटीज होती हैं ऐसे लोगों के पास में जिनके पास पैसा है, वो पैसे से पैसा कमाते हैं। मतलब अगर आपके पास में वेल्थ है तो उससे आपकी और वेल्थ हो जाएगी। कैपिटलिज्म, आज देखो, आज जिसके पास में पैसा है, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। कैसे? आपके पास में मान लीजिए 10 करोड़ रुपया है, आप कोई भी एक फ्रेंचाइजी लेते हैं, किसी की भी ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने मैकडोनल्ड की ली, अब मैकडोनल्ड तो नहीं ही बचा है, लेट्स से मैकडोनल्ड की ना लेकर के आप किसी भी ले लो, बरिस्ता की ले लो, मान लो फ्रेंचाइजी। बरिस्ता की फ्रेंचाइजी लेने में आपको मान लीजिए 30 से 50 लाख रुपए लगा, ठीक है। और इसमें आपका 30 से 50 लाख रुपए आपने लगाया, मंथ का आपका जो भी आपका खर्चा रहेगा उसमें सब कुछ सप्लाई वप्लाई का, लेकिन अल्टीमेटली आपका 3 महीने 1 महीने की जो आपका प्रॉफिट आएगा, ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख प्रॉफिट आ जाता है एक एक फ्रेंचाइजी खोलने में।
ठीक है, अगर आपने 50 लाख की भी फ्रेंचाइजी खोली है तो उसमें 4 से 5 लाख आपका आ जाएगा आराम से। और ये 4 से 5 लाख आपका, एक साल में 50 लाख तो आपका ऐसे ही पूरा हो गया। तो जो पैसा था आपने लगाया था, इन्वेस्ट किया था, वो पैसा आपका वापस आ गया। और उसके ऊपर जो पैसा आप बन रहा है वो आपका अपना है। तो वेल्थ से ही वेल्थ और भी ज्यादा कैपिटलिज्म में हमें देखने को मिलती है कि बढ़ जाती है। तो यानी हम यही देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म के चलते अमीर तो और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। दिस इज द थिंग। तो इसीलिए क्लास डिविजन्स जो होती हैं वो एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रूटेड होती हैं। जिसके पास में ओनरशिप होती है वही सब चीजें डिसाइड करता है। तो हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में बोला जाता है, क्लास एनालिसिस पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि क्लास का एनालिसिस किया जाता है, बुर्जुआजी क्लास का, वर्किंग क्लास का, कौन सी क्लास डोमिनेट कर रही है। और स्टेट सिस्टम को पूरा डिस्क्राइब किया जाता है इसमें। इसमें बताया जाता है कि रूलिंग एलिट्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक पावर के साथ में कैसे रिलेशनशिप होती है। यानी जो लोग जिन लोगों के पास में बहुत पैसा है, आप देखोगे जितने भी एमएलएज वगैरह रहते हैं, हमेशा एमएलएज या एमपीज का मैं नाम लूंगी तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इस बंदे के पास में पैसा बहुत होगा। क्योंकि ऐसा होता है, कैपिटलिज्म में ऐसा रिलेशन रहता है। ठीक है। तो ये जो होते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इसीलिए ये अटैक करते हैं लिबरल प्लूरलिस्ट नोशन ऑफ सोसाइटी पे, ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड ऑफ द नेचर एंड रोल ऑफ द सोसाइटी, स्टेट इन द सोसाइटी। दैट इज वाई दे अटैक ऑन स्टेट, एंड ये स्टेट को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप बुर्जुआजी क्लास के साथ में आपका नेक्सस है, आप उन्हीं के फेवर में काम कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हमारा कवर हो चुका है। अब हम स्ट्रक्चरलिस्ट कवर करते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से। स्ट्रक्चरलिस्ट यानी रिलेटिव ऑटोनॉमी अप्रोच, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब स्टेट एक डोमिनेंट क्लास का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता है, किसी भी क्लास का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि डिबेट चल रही थी एक निकोस पुलंसस एंड रैल्फ मिलिमन के बीच में। अब जो पुलंसस हैं, इनका ये था कि इन्होंने रिलेटिव ऑटोनॉमी अप्रोच अप्लाई की थी। तो इनका मानना था कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम होता है, जैसे अभी आज के टाइम पे तो देखो कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम नहीं है। आज के टाइम पे बीजेपी डोमिनेंट पार्टी है, बीजेपी डोमिनेंट पार्टी है। लेकिन मान लीजिए कि इन फ्यूचर ये बीजेपी है और ये कांग्रेस है। मान लीजिए कि बीजेपी के पास में 50% पावर है और कांग्रेस के पास में 40, लेट्स से 2 है। बाकी अदर्स हैं जिनके पास में 8% पावर है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में बीजेपी के पास तो 50 है और कांग्रेस एंड अदर्स के पास में 42 है और 8% अदर्स के पास में। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपस में हम देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में फिर भी काफी क्लोज compete कर रही है। ठीक है। लेट्स से इन्होंने कोalition बना लिया और compete कर रही है। इस सिचुएशन में जो भी सरकार पावर में आएगी, कांग्रेस या बीजेपी जो भी पावर में आएगी, वो ज्यादातर कंडीशन के बेसिस पे न्यूट्रल रहेगी। मतलब दोनों को ही सपोर्ट करेगी, बुर्जुआजी क्लास के लिए भी काम करेगी, वर्किंग क्लास के लिए भी काम करेगी। ऐसा मानना है मार्क्सिस्ट का। मान लीजिए बीजेपी अभी डोमिनेंट है तो आप देखोगे कि बिजनेसमैन से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, इन सभी चीजों से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे बीजेपी के बाद द्वारा, क्योंकि डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट के केस में क्या होता है कि जो भी आपकी आइडियोलॉजी रहती है उस हिसाब से आप उस पर्टिकुलर क्लास को सपोर्ट करते हैं। और पार्टी चाहे कोई भी हो, स्टेट में जो भी सरकार गवर्नमेंट बना रही है, सरकार बना रही है, जो भी पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, वो पार्टी ज्यादातर बुर्जुआजी क्लास को ही सपोर्ट करेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। ये मानना था। तो लेकिन कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम में ऐसा सिचुएशन आता है जब स्टेट किसी एक पर्टिकुलर क्लास को प्रमोट नहीं करता। लेकिन जब भी क्राइसिस आएगा उस सिचुएशन में स्टेट हमेशा रिच के फेवर में काम करेगा। कैसे? अब आप लोग याद रखो, एक
एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले सकते हो। वेस्ट बंगाल में जब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर रूल कर रही थी, अब मैं ममता बनर्जी से पहले की बात कर रही हूँ, जब वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, उस टाइम पे हम देखेंगे कि यू नो टाटा का एक प्रोजेक्ट था, नैनो का, नैनो प्रोजेक्ट डिसाइड किया जा रहा था कि वेस्ट बंगाल में लगाया जाएगा, है ना। तो उसमें क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा यही बोलती है कि हम न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी क्या, न्यूट्रल से ज़्यादा ये अपने आप को वर्किंग क्लास के वेलफेयर के लिए एसोसिएट करती है। तो यानी इनको तो टाटा का नैनो प्रोजेक्ट इनको मना कर देना चाहिए था, लेकिन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट में, ठीक है, नैनो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। लेकिन पार्टी ने किसका साथ दिया? स्टेट ने इनका साथ नहीं दिया, लोगों का साथ नहीं दिया, प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की गई। पार्टी ने साथ दिया बुर्जुआजी क्लास का, और टाटा नैनो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, वेस्ट बंगाल में अलाउ किया। इसी की वजह से आगे हम देखेंगे कि लोगों को ये चीज़ पसंद में नहीं आई, तो लोगों ने नेक्स्ट टाइम ममता बनर्जी को वोट दिया, और तब से हम देखेंगे कि ममता बनर्जी पावर में है। अंडरस्टूड? तब से टीएमसी पावर में है। दिस इज व्हाट वी सी। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। देखो, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स जो होते हैं उसको हमेशा अपने आंसर्स में लिखोगे, ऐसे एग्जाम्पल्स को, तो आपको बहुत फायदा होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहेंगे। अब इसी में एलीट पर्सपेक्टिव भी आता है। एलीट पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे, जिसमें सी राइट मिल है, सी राइट मिल ने यूएसए की डेमोक्रेसी को एनालाइज किया था, और इन्होंने भी काफी सेम बात यही बोली थी कि असली में जो पावर होती है वो तीन क्लासेस के पास में होती है, जिनका कॉन्सेप्ट का उन्होंने नाम दिया पावर एलीट। I'm feeling very exhausted, maybe because of the medicines. Power elites. Wait a minute. Yes. Actually, my medicines are very heavy now, तो 24 घंटे उसकी वजह से मुझे स्लीप इंड्यूस करने के लिए दी गई हैं, इसलिए बहुत एग्जॉस्टेड होता है। Give me 2 minutes.
ये टॉपिक भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है ना मुझको, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी इनफैक्ट टाइमली चले, क्योंकि हमको थ्योरी शुरू करनी है। ओके, सो सी राइट मिल ने भी यही बोला था पावर लीड के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कि पावर जो होती है हमेशा बुर्जुआजी क्लास या जो एलीट क्लास होती है उनके पास में होती है। तो वही टॉपिक आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कॉरपोरेट ग्रुप्स हुए, फेडरल पॉलिटिशियंस हो गए, कुछ टॉप लीडर्स हैं मिलिट्री के, ये हो गए, ठीक है, इनका नाम ले सकते हैं आप, पावर लीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्लूरलिस्ट में हमने देखा था कि रॉबर्ट डेहल आते हैं। रॉबर्ट डेहल बोलते हैं कि जो डेवलप्ड सोसाइटीज होती हैं यहाँ पर ओलिगार्कीज एग्जिस्ट करती हैं। ओलिगार्कीज की जगह पर इन्होंने पहले तो देखो पॉलीआर्की इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट, पॉलीआर्की, लेकिन पॉलीआर्की को आगे जाकर के डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की इन्होंने बताया, क्योंकि इनको पता, पहले ये सोच रहे थे कि जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं सभी के पास में इक्वल पावर होती है, लेकिन बाद में इनको पता चला कि ऐसा नहीं है, हर एक एरिया में जैसे इकोनॉमिक पावर हो गई, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉरपोरेट ग्रुप्स होंगे इनके पास में ज़्यादा पावर रहेगी, यू नो, इस फैक्टर में, इस एरिया में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई भी डिसीजन लेना है, तो ये जो व्यू है ये काफ़ी हद तक हमारा इससे रिलेटेड होता है, मार्क्सिस्ट से रिलेटेड व्यूज ही आते हैं, ये काफ़ी नियर होता है उसके, क्योंकि मार्क्स भी तो यही बोल रहे हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, जो बुर्जुआजी क्लास होती है, उनके हाथ में पावर होती है, तो सेम तरीके से यहाँ पर ये लोग भी बोलेंगे कि उन्हीं के हाथ में पावर होती है, ठीक है। ये सभी पावर लीड्स भी डाल सकते हो। अब हमारा एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी कवर हो चुका है। अब देखते हैं कि सोशलिस्ट स्टेट में क्या नेचर था। अब सोशलिस्ट में क्या रहेगा, सोशलिस्ट में आपको पता है कि मार्क्सिस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो सोशलिस्ट स्टेट को सपोर्ट करते थे, तो एक तो हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे सपोर्ट में, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म देखना है, और इसका क्रिटिसिज्म आता है लिबरल कंट्रीज से। लिबरल कंट्रीज इसको क्रिटिसाइज करती है, लिबरल स्कॉलर्स क्रिटिसाइज करते हैं। तो पहले देखते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ ऑब्वियसली चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा, और कहीं पे हमें सोशलिस्ट स्टेट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको ये डाउट है कि मैम वेनेजुएला के केस में क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेनेजुएला का केस सोशलिस्ट स्टेट नहीं है। वेनेजुएला वेनेजुएला है तो कैपिटल स्टेट। वेनेजुएला में टू पार्टी सिस्टम है, जिसमें कैपिटल मतलब एक दूसरी पार्टी भी है और एक सोशलिस्ट पार्टी है। वेनेजुएला का केस ये है कि 1990 से लेकर के अभी तक, आज तक भी सोशलिस्ट पार्टी है वो रूल करती आई है, इसीलिए वेनेजुएला सोशलिस्ट कंट्री माना जाता है। अदरवाइज वो वैसे सोशलिस्ट नहीं है, वहां पर टू पार्टी सिस्टम है। सोशलिस्ट में हम देखते हैं कि वन पार्टी सिस्टम होता है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ही होती है जो रूल करती है, ठीक है। सो क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और चाइना को छोड़ करके और कहीं पे हमें सोशलिस्ट स्टेट नहीं दिखता है। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इसको वेस्टर्न स्कॉलर्स यानी लिबरल स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है विच इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, 10 या 15 मार्क्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये वाला है आपका एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाला या डेवलपिंग सोसाइटी वाला। अब सोशलिस्ट पढ़ रहे हैं, काफ़ी छोटा टॉपिक है।
मार्क्स और लेनिन के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये मानते हैं कि जो स्टेट होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, वो बुर्जुआजी क्लास की डिक्टेटरशिप होती है। मतलब सारे डिसीजंस बुर्जुआजी क्लास के अकॉर्डिंगली लिए जाते हैं। इसीलिए वो ये बोलते हैं कि वर्कर्स को रियलाइज करना चाहिए और रिवोल्ट करना चाहिए। और रेवोल्यूशन के बाद में जब सोशलिज्म आएगा तो जो स्टेट बनेगा, स्टेट भी वर्किंग क्लास के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसा स्टेट will be the dictatorship of the proletariat. Proletariat मतलब अब वर्किंग क्लास पावर में आ गई, अब उनकी डिक्टेटरशिप चल रही है। ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आई एम श्योर कि आपको कनेक्ट हो रहा होगा जो हमने पेपर 1 सेक्शन ए में पढ़ा था। तो इसीलिए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि स्टेट हमेशा क्लास इंस्टीट्यूशन रहेगा। जब कैपिटलिज्म था तो स्टेट बुर्जुआजी क्लास को सपोर्ट कर रहा था। जब सोशलिज्म आया और स्टेट प्रेजेंट है तो स्टेट वर्किंग क्लास को प्रमोट करेगा। तो सोशलिस्ट स्टेट को लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है। क्यों डेमोक्रेटिक ज्यादा होता है? क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो वर्किंग क्लास है और मेजॉरिटी बनाते हैं सरकार। ठीक है, लेकिन दूसरी जो एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो भी सरकार बनती है हमेशा चलती बुर्जुआजी क्लास के, इसीलिए ये ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं होती कैपिटलिस्ट सोसाइटी। लेकिन सोशलिस्ट सोसाइटी को माना जाता है कि ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक होती हैं, क्योंकि ये मेजॉरिटी के फेवर में ही काम करती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ही की डिक्टेटरशिप है, मेजॉरिटी के फेवर में काम करेंगी। लेकिन वेस्टर्न स्कॉलर्स का ऐसा मानना नहीं है। वेस्टर्न स्कॉलर्स जैसे हैना एरेंट हो गए, जैसे कार्ल पॉपर हो गए, इन सभी का मानना है जो सोशलिस्ट स्टेट होती है ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप होती है। वैसे भी अगर आपको याद हो तो कार्ल पॉपर ने क्या बोला था कि कार्ल मार्क्स is the enemy of open society। ठीक है, he is the enemy of open society, ये बात बोली गई थी। तो वही सेम चीज है। तो इसी में वेस्टर्न स्कॉलर्स में वेस्टर्न स्कॉलर्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन जिसमें एलीट स्कॉलर्स का जो व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एलीट स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि किसी भी कंट्री में चले जाओ आप, ओलिगार्की इज द आयरन लॉ। मतलब चाहे एक आपको लगे कि सोशलिस्ट कंट्री है जो कि ज्यादा डेमोक्रेटिक है, लेकिन यू विल रियलाइज कि यहाँ पर भी ओलिगार्की ही प्रेवेलेंट है। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे सोशलिस्ट कंट्री जैसी जो कंट्री रहेगी, यहाँ पर लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में ही, फ्यू लोगों के हाथ में ही सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड होगी। दैट मीन्स ओलिगार्की इज द आयरन लॉ। लेकिन उसके बावजूद ये लोग बोलते हैं कि जो सोशलिस्ट स्टेट्स होते हैं यहाँ की सिचुएशन वर्स है। यहाँ की सिचुएशन वर्स क्यों है? एक तो देखो, मार्क्सिस्ट लेनिन पर्सपेक्टिव से तो इन्होंने बोला कि ज्यादा डेमोक्रेटिक है, लेकिन जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है उसका उल्टा बोलते हैं। वेस्टर्न स्कॉलर्स का कहना है कि नहीं, सोशलिस्ट कंट्री में तो और भी ज्यादा बेकार सिचुएशन है, क्योंकि जो एलिट्स हमको दिखते हैं, देखो एक होते हैं एलिट्स, एक होती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी और एक है सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे भी एलिट्स होते हैं, यहाँ पर भी एलिट्स होते हैं, एलिट्स दोनों ही जगह हैं। लेकिन ओलिगार्की का मतलब नहीं पता है रश्मि, हमने पहले कवर किया था इसको, एरिस्टोटल का टॉपिक देखा है आपने? ओलिगार्की का मतलब होता है व्हेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। जैसे मान लो 5 लोग साथ में, या इस तरीके से 5 या 7 या 10 लोग साथ में आएंगे और उन्हीं की पोजीशन सबसे डोमिनेंट रहेगी, सारे डिसीजन ये आपस में मिल करके ये 5 लोग लेंगे। दैट इज ओलिगार्की। मतलब चल किसकी रही है पूरी कंट्री में? इन 5 लोगों की। दैट इज ओलिगार्की। मतलब अब जैसे यूएसए के केस में हम लेते हैं, हाँ एलीट के केस में बता रही हूँ, एलीट यूएसए के केस में सी राइट मिल को याद रखो। इफ यू रिमेम्बर सी राइट मिल, तो सी राइट मिल में हमने देखा कि सी राइट मिल पावर एलीट का कॉन्सेप्ट देते हैं रश्मि, है ना? पावर एलीट का कॉन्सेप्ट। और पावर एलीट में 3 पावर एलीट्स हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप्स, फेडरल पॉलिटिशियंस और आर्मी ऑफिशियल्स। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स हैं, इन्हीं की चलती है, जितने डिसीजंस यूएसए में लिए जाते हैं इन्हीं के बेसिस पे लिए जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से ओलिगार्की हुई, यानी मेजॉरिटी लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं,
एक होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जब सारे मिलकर के साथ में डिसीजन लेते हैं। एक होता है ओलिगार्की, जब कुछ लोग, कुछ कैटेगरी के लोग ही मिलकर के सारे डिसीजन लेते हैं। इसमें भी जो टॉप नॉच जिनके पास में मोनोपोली होती है वही लोग बस डिसीजन लेते हैं। ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली राघव। देखो, जो कैबिनेट की आप बात कर रहे हो, कैबिनेट का मतलब है कि सारे एलिट्स इसमें हैं। जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज हैं, जिनके पास में पैसा था, यही लोग आगे जाकर के इनको पार्टी का टिकट मिला और यही लोग इलेक्ट किए गए। तो सारे डिसीजंस ये एलिट ले रहे हैं, तो कैबिनेट में यही आ गया। दैट इज ओलिगार्की। आई समझ। रश्मि, कोई डाउट है ओलिगार्की में? ओके। सो कैपिटलिस्ट कंट्री हो चाहे सोशलिस्ट कंट्री हो, एलिट दोनों ही जगह हैं। लेकिन कैपिटलिस्ट कंट्री में एटलीस्ट यहाँ पर चॉइस होती है हमारे पास एलिट चुनने की। यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। यहाँ पर मोनोलिथिक एलिट है। मोनोलिथिक एलिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनो का मतलब होता है सिंगल। सिंगल टाइप ऑफ एलिट हमको सोशलिस्ट कंट्री जैसे चाइना में देखने को मिलते हैं। देखो, चाइना में है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सिर्फ एक ही पार्टी है। और जितने यहाँ पर इनके चाइना के जो इतने भी पार्टी मेंबर्स होंगे, बस वही हैं जो पावर में है। ठीक है, लोगों को अगर वो नहीं पसंद है तो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन कैपिटलिस्ट में लोगों के पास में कम से कम चॉइस होती है। जैसे यूएसए का केस लेते हैं। यूएसए में दो पार्टीज हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। ठीक है, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। आपको पता है रिपब्लिकन पार्टी ओबामा इस पार्टी से बिलोंग करते थे, एंड डेमोक्रेट पार्टी हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की है। ठीक है, ट्रंप की है। सो व्हाट वी गेट टू नो इज इन दिस केस कि अगर आपको ओबामा नहीं पसंद है, ये पार्टी नहीं पसंद है, ठीक है, सो आप इस पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो। आप इस पार्टी को वोट कर सकते हो। आपको इनका पसंद नहीं आया तो आप एटलीस्ट चॉइस होगी, फिर इसको कर लो। लेकिन यहाँ पर तो किसी के पास कोई चॉइस ही नहीं है। ये कहना है एलिट्स का। आया समझ? तो इसीलिए ये बोलते हैं कि ऐसी कंट्रीज में मोनोलिथिक एलिट होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में कम से कम लोगों के पास में चॉइसेस तो होती हैं। सोशलिस्ट कंट्रीज में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कोई भी चॉइस नहीं होती है। इसीलिए जो सोशलिस्ट कंट्री में स्टेट प्रेजेंट होता है वहां पे अथॉरिटेरियनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। अथॉरिटेरियनिज्म मतलब पब्लिक लाइफ में, पब्लिक स्फीयर में पूरा कंट्रोल इन स्टेट का होता है, इस पार्टी का होता है। प्राइवेट स्फीयर में आप अपने हिसाब से जो आप चाहें वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ पे कंट्रोल आपका स्टेट का रहेगा। इसमें चॉइस नहीं होगी आपके पास में। ये भी रीजन है कि आगे जाकर के हम देखेंगे कि यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो यूएसएसआर में ही मर्ज थी, इनमें कोलैप्स हो गया कम्युनिज्म, क्योंकि लोगों, यहाँ पर लोगों के पास चॉइस नहीं थी। लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे ऐसे स्टेट के साथ में, बिकॉज यहाँ पर फिर कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप आ जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी का टोटलिटेरियन नेचर हमको देखने को मिलता है। वो पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, सारी चीजें कंट्रोल कर लेंगे आपकी। इसीलिए जो एलिट स्कॉलर्स होते हैं, ये लोग बोलते हैं इनको कि सोशलिस्ट स्टेट्स एक्चुअली में टोटलिटेरियन स्टेट होते हैं या फिर क्लोज सोसाइटी होती है। इसीलिए वेस्टर्न स्कॉलर्स का मानना है कि इन स्टेट्स में डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट करती है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट नहीं है। आपको बोलता है कार्ल मार्क्स कि ये मेजॉरिटी लोगों की डिक्टेटरशिप है, यानी वर्किंग क्लास की डिक्टेटरशिप है, यानी प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप है। जबकि इन रियलिटी हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप है, लोगों की डिक्टेटरशिप नहीं है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? तो इसी के साथ हमारा नेचर ऑफ स्टेट इन सोशलिस्ट सोसाइटी भी कवर होता है। अब हम कवर करते हैं नेचर ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग सोसाइटी। अब डेवलपिंग सोसाइटी को लेकर के क्या बोला गया है? देखो, इसमें हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में वो सभी व्यूज हुमजाल्वी के जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पेपर 1 सेक्शन ए में, ऐसे ही गुनार मेडरल, इनके भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी व्यूज एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। डेवलपिंग सोसाइटी लाइक इंडिया जैसी,
FW रिग्स को याद है तो इन्हीं का पूरा कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो। FW रिग्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जो हमने पढ़ा था पेपर 1 सेक्शन ए में। एज इट इज वही लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। जैसे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में डेवलपिंग सोसाइटी का क्या पर्सपेक्टिव है, इसमें दो स्कूल्स हैं। पहला स्कूल है डिपेंडेंसी, दूसरा है स्ट्रक्चरलिस्ट। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिपेंडेंसी कैसे है? डिपेंडेंसी ऐसी है, देखो कुछ कंट्रीज हैं जो अभी भी डेवलप हो रही हैं, जैसे अफ्रीका हो गई, लैटिन अमेरिका हो गई, साउथ एशिया हो गया, इंडिया हो गया। ये सभी जो कंट्रीज हैं ये अभी भी डेवलप हो रही हैं। यहाँ पे डेवलप तो है नहीं है ना, ये सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे, तो इसको डिपेंडेंसी स्कूल में डाला जाएगा। डिपेंडेंसी स्कूल के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो डिसीजंस ये खुद नहीं ले रहे हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे स्टेट पपेट स्टेट्स कहलाते हैं या क्लाइंटिस्ट रेजिम कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? जो कोर कंट्रीज यानी यूएसए जैसी कंट्रीज में जो कोर कंट्रीज हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, वहां पर बैठे हैं। जो कोर कंट्रीज में बैठे हैं बुर्जुआजी क्लास, वो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं कि अफ्रीका में क्या होगा, लैटिन अमेरिका में क्या डिसीजन लिया जाएगा, सारे एग्रीमेंट साइन करना, वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये मार्क्सिस्ट ऐसे बोलते हैं इन डेवलपिंग सोसाइटी के बारे में कि डिपेंडेंसी है ये, जो जो ऐसी डेवलपिंग सोसाइटीज हैं ये कोर कंट्रीज की डिपेंडेंसी है, ये कोर कंट्रीज पे ही डिपेंड करती हैं अपने डिसीजंस के लिए। ऐसे ही दूसरा आता है स्ट्रक्चरलिस्ट, जिसमें हम देखेंगे कि हुमजाल भी आते हैं जो पाकिस्तान को एनालाइज करेंगे, पाकिस्तान का स्टेट का नेचर, एंड फिर उसमें बताएंगे कि इसको बाकी सभी साउथ एशियन स्टेट्स में भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे इंडिया में। इनका कहना है कि ऐसे कंट्रीज में जो आज के टाइम पे डेवलपिंग सोसाइटीज है, जो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, ऐसी कंट्रीज में ओवर डेवलप्ड स्टेट देखने को मिलता है। क्योंकि चाहे लैटिन अमेरिका की कंट्री हो, चाहे अफ्रीका की कंट्री हो, चाहे साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, कुछ भी देखोगे आप, सभी में कॉलोनियल लेगेसी है। मतलब ये सभी जो कंट्रीज हैं ये कॉलोनीज रह चुकी हैं पहले। तो इसीलिए यहाँ पर कॉलोनीज होने के चलते यहाँ पर बाकी सबका जो इन्फ्लुएंस पड़ा, उसके चलते यहाँ पर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो हो गई एकदम हाई। हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ना, वो बिल्कुल उस लेवल का पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो आज के टाइम पे यूएसए और बाकी सभी जो कोर कंट्रीज हैं उसमें एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो यूएसए में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके साथ में नहीं करता है मैच। रीजन इसका यही है क्योंकि लेगेसी के थ्रू हम पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ गए, जिसके चलते पॉलिटिशियंस को बस पावर में रहना पसंद है। डिसीजन अगर वो लेंगे कोई तो वो पावर में से हट सकते हैं, इसीलिए वो कोई ऐसा चेंज लेते ही नहीं है। पॉलिसी पैरालिसिस है इस वजह से इंडिया में। ये भी रीजन है कि इंडिया में बहुत सारी चीजों को लेकर के, स्पेशली जब कांग्रेस रूल कर रही थी, तो एक टर्म आती थी पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब कोई पॉलिसी लाई ही नहीं जा रही है इंडिया को फर्दर ग्रोथ करने के लिए, पॉलिसी पैरालिसिस है। अब हम देखते हैं मोदी गवर्नमेंट आई है, कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है उस लेवल पे। अभी भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लैंड रिफॉर्म्स। अभी तक इस पे कोई बात नहीं हुई है। लेबर रिफॉर्म्स होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये सभी कॉलोनियल लेगेसी वाली रिफॉर्म्स हैं। अभी भी वही सब एग्जिस्ट कर रहा है जो कॉलोनी जब इंडिया थी उस टाइम का एग्जिस्ट कर रहा है। अभी भी चेंजेस लाने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं इन कंट्रीज में, ये वेस्टर्न कंट्रीज से काफी डिफरेंट है। डिफरेंट यही है कि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में देखोगे स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, क्योंकि इनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत हाई है, जिसके चलते पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मिसमैच देखने को मिल रहा है। बहुत ही बड़ा मिसमैच यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये पूरा पर्सपेक्टिव है कार्ल मार्क्स का, मतलब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे डेवलपिंग सोसाइटी को देखते हैं। तो इसमें दो स्कूल आ जाते हैं, एक बोलते हैं कि नहीं ये तो पूरा डिपेंड करते हैं, और कुछ बोलते हैं कि नहीं पूरा डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि कॉलोनियल लेगेसी इसमें रह चुकी है तो आज भी ये चेंजेस नहीं ला पाए हैं, जिसकी वजह से इनमें ये चीजें प्रेजेंट हैं, ये कमियां प्रेजेंट है।
अब इसी में बाकी स्कॉलर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। FW रिग्स को आप डिटेल में करोगे, मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया है कि FW रिग्स की प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें वो इंडिया को एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी बोलते हैं कि इंडिया जो है वो अभी डेवलप हो रहा है। ठीक है, इंडिया में ट्रांजिशन मोड में है, इंडिया में ट्रेडिशनल आइडियाज भी हैं, एट द सेम टाइम मॉडर्न आइडियाज भी हैं, डेमोक्रेसी एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर गैप है, थ्योरी एंड जो प्रैक्टिस में फॉलो किया जाता है। ऑन पेपर अलग चीज लिखी गई है, प्रैक्टिस अलग चीज की जाती है, तो गैप है यहाँ पर। तो ऐसे बात कर सकते हो। दूसरा, आप बात कर सकते हो गुनार मेटल की, कि ये इंडिया को सॉफ्ट स्टेट बोलते हैं। क्यों सॉफ्ट स्टेट बोलते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इसको पेपर 1 सेक्शन में, वहीं से आप एज इट इज रिलेट करोगे। सैमुअल पे हंटिंगटन भी हम पढ़ चुके हैं, उनका कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल डिके का लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अगर हम सैमुअल पे हंटिंगटन का अप्लाई करते हैं तो सैमुअल पे हंटिंगटन बोलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटी इंक्लूडिंग इंडिया ये पॉलिटिकल डिके की स्टेट में है। ठीक है, अब वो क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिसिपेशन रेट है वो तो हाई होता जा रहा है, लेकिन उसके मुकाबले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पॉलिटिकल डिके है। तो वेस्टर्न स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं इसीलिए कि ऐसे स्टेट्स में जो डेवलपिंग सोसाइटीज हैं, जैसे इंडिया भी हो गया, ठीक है, ऐसे स्टेट में क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी है। ऐसे स्टेट को फेल्ड स्टेट भी बोला जाता है। जैसे इंडिया में देखो लॉ एंड ऑर्डर तो है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं मॉब लिंचिंग जैसे इंसिडेंट्स। तो ये यही रिफ्लेक्ट करता है कि देयर इज अ क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी इन इंडिया। अंडरस्टूड, क्लियर। मॉब लिंचिंग को लेकर के कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक गैप है। तो वही सब चीजें करंट कॉन्टेक्स्ट में आप उसको रिलेट करके थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो विद एग्जांपल इन योर आंसर। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। ये टॉपिक अब हमारा कवर हो चुका है। देखो, नेचर ऑफ स्टेट हमारा फिनिश हो चुका है। हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कवर कर लिया, हमने नेचर ऑफ स्टेट कवर कर लिया। नेचर ऑफ स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन एडवांस सोसाइटी, इन डेवलपिंग एंड सोशलिस्ट सोसाइटी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ये वाला, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। ये अभी मैं नहीं कवर कर रही हूँ, इससे बेहतर है हम अभी ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो आपस में काफी रिलेटेबल है। तो पहले ग्लोबलाइजेशन कवर करेंगे, उसके बाद जो भी हमारी आज की नेक्स्ट क्लास होगी, वैसे तो मुझे लगता है कि आइडियलिस्ट और थ्योरी से रिलेटेड क्लास है, तो मैं उसमें वही पढ़ाऊंगी। लेकिन जब भी पॉलिटिक्स वाला, पार्टिसिपेशन वाला, ये वाला जो टॉपिक आएगा, पॉलिटिकल पार्टी सोशल मूवमेंट वाला, उसमें हम फिनिश करेंगे इस टॉपिक को। 3 ही टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। इसी कब है इसकी क्लास, आज तो रियलिस्ट है, 2:30 बजे आइडियलिस्ट है आपकी, उसके बाद कल तो नहीं है, देखते हैं। अभी फिलहाल आज नहीं है वो वाली क्लास, तो उसको बाद में देखेंगे, प्रेशर ग्रुप वगैरह को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कवर दिस टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, अगले 15 मिनट में फिनिश हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का लेकर के, अब ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक भी हमने पढ़ा था कि क्या ग्लोबलाइजेशन स्टेट की सॉवरेनिटी को रिड्यूस कर रहा है कि नहीं, पढ़ा था ये टॉपिक कि कितनी रिड्यूस हुई है और कितनी नहीं हुई। तो हमने 3 स्कूल्स देखे थे इसमें। एक हमने देखा था जो ये मानते थे कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन के चलते अब एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, तो इसने डेफिनेटली सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट किया है। दूसरे ने बोलता कि ऐसा नहीं है, सॉवरेनिटी एज इट इज इंटैक्ट है, इनफैक्ट स्टेट ग्लोबलाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, ना कि ना ग्लोबलाइजेशन स्टेट को। फिर हमने देखा था ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट भी थे, डेविड हिल्ड जैसे, जिनका मानना था कि देखो कहीं पे तो ग्लोबलाइजेशन है, कहीं पे स्टेट जीत रहा है, कहीं पे ग्लोबलाइजेशन जीत रहा है, वहां पे स्टेट का रिड्यूस हो गया है, कहीं पे स्टेट जीत रहा है, वहां पे ग्लोबलाइजेशन कम है। ठीक है, स्टेट के कंट्रोल में है सब कुछ, लेकिन दोनों ही चीजें एग्जिस्टिंग है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, समवेयर दे ग्लोबलाइजेशन इज विनिंग, कहीं पे स्टेट विन कर रहा है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं
ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे। तो जब भी आपको ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कीजिए अपने इंट्रोडक्शन में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ ग्लोबल विलेज अकॉर्डिंग टू मार्शल मैक्लूहन, या फिर आप केनिची ओहामी को कोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू केनिची ओहामी इज अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, या दिस इज फ्लैट। थॉमसन फ्रीडमैन बोलते हैं कि वर्ल्ड इज फ्लैट, ये पूरा वर्ल्ड फ्लैट है, ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एंड एंथनी गिडन्स का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन इज कंप्रेशन इन टाइम एंड स्पेस। ग्लोबलाइजेशन के चलते टाइम और स्पेस के बीच में कंप्रेशन हो गया है, मतलब अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जिसको जाने में आपको 2 दिन लगते थे, वहीं पे अब आप कुछ एक आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, ठीक है। फ्लाइट के थ्रू भी आपको अगर 5 दिन लगेंगे ट्रेन से, या पुराने मेथड से जाओगे तो पता नहीं शायद महीना लग जाएगा बैंगलोर जाने में, दिल्ली से बैंगलोर। तो उसमें अब देखोगे कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इतनी फास्ट फॉरवर्ड एडवांसमेंट हुई है और ये सब हुआ है कि अब टाइम एंड स्पेस में भी काफी कंप्रेशन आ गया। नॉट जस्ट दिस, इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन में आप देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आप मैसेजेस भेजते हो, आपको सेम मैसेजेस कोई टेलीग्राम भेजना होता था, अगर मान लो यूएसए में भी भेजना है आपको कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो उसके लिए भी आपको 1 से 2 दिन लगते थे भेजने में, वहां पे 2 से 3 दिन तो आराम से लगते थे, ठीक है, ऑन दिस लेवल। लेकिन अब क्या है, विद इन एन इंस्टेंट, 1 सेकंड में आप मैसेज भेज सकते हो, 1 सेकंड में आप वीडियो कॉल्स और ये सब अलाउड है अब ग्लोबलाइजेशन के चलते। तो फ्रीडमैन इसीलिए मानते हैं कि वर्ल्ड अब फ्लैट हो चुका है। फ्लैट का मतलब है कि अब जो कम्पिटिटिव प्लेइंग फील्ड है इंडस्ट्रियल और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की, वो लेवल हो रही है। यानी यूएसए का जो इकोनॉमिक को लेकर के कम्पिटिटिवनेस थी, वो अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से कोई एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है या चाइना के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे इक्वल आ रही है, विच इज ट्रू। इनफैक्ट इंडिया के का ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ में, ये हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये फायदा होता है, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। दूसरा है, ही सजेस्ट दैट कि ग्लोबलाइजेशन बहुत चीजों से ट्रिगर हुआ है, कुछ इवेंट से और भी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। जैसे 1990 में जब कम्युनिज्म का कोलैप्स हुआ तो फाइनली लिबरलिज्म जीत गया अपनी, मतलब जो भी आइडियोलॉजिकल बैटल थी। उसके साथ में ही आगे एक डॉट कॉम बबल आया था, जिसके चलते बहुत ज़्यादा फाइबर ऑप्टिक टेलीकम्युनिकेशंस में ओवर इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसके चलते भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। आपको पता है कि डॉट कॉम बबल इज इंटरनेट रिलेटेड बूम आ गया, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और भी इतना हो गया कि अब आपको अपने घर बैठे बैठे ये पता होता है थ्रू इंटरनेट कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन से देश में, पहले तो हमको पता ही नहीं होता था। दूसरा है, एक और थी, बहुत सारे इंजीनियर्स को एक और प्रॉब्लम आई थी, Y2K प्रॉब्लम, जिसके चलते बहुत सारे इंजीनियर्स को हायर किया गया था एक दूसरी कंट्री से, ताकि इस प्रॉब्लम को आउटसोर्सिंग की गई थी, सॉल्व किया जा सके। Y2K प्रॉब्लम क्या थी, पुराने ज़माने में, पुराना ज़माना क्या, पुराना जो सेंचुरी थी 1999 तक, ये उठा रहा था ईयर 1999, और इसमें था अब 1999 के बाद में 2000 आना था। लेकिन कंप्यूटर्स में जो भी डेट थी, मैक्सिमम जितना भी चीज़ें कंप्यूटर पे बेस्ड थी यूएसए में और ये सब में, टेक्निकल ये दिक्कत ये आ रही थी कि इसमें जब भी ये 2000 को कर रहा था ना, मतलब ले रहा था, अब 99 के बाद इसको 00 उठाना था 2000 वाला, लेकिन ये 2000 नहीं कंसिडर कर रहा था, 2000 की जगह पे ये 1900 कंसिडर कर रहा था इसको, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, जिसके चलते आगे जाकर के इसको आउटसोर्स किया गया और इस पे काम किया गया इसको सॉल्व करने के लिए। तो आउटसोर्सिंग के चलते जब ये आउटसोर्सिंग स्टार्ट हुई है, तो वहीं से पूरा आउटसोर्सिंग स्टार्ट हुई, वहीं से पूरा ग्लोबलाइजेशन फर्दर और आगे बढ़ा। तो ऐसे ग्लोबलाइजेशन फर्दर आगे लाइटनिंग स्पीड से बढ़ता रहा, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती रही, लोग आजकल एक दूसरे के साथ में टच में रहते हैं इस वजह से। तो ये सभी चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है। थॉमस फ्रीडमैन ने अपनी एक बुक लिखी है द लेक्सिस एंड द ऑलिव ट्री, जिसमें मेंशन किया है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके चलते जो भी नेशन स्टेट्स होते हैं, जितनी कॉरपोरेशन है, सिविल सोसाइटी है, इंडिविजुअल्स आपस में इंटरैक्ट कर पाते हैं एक ऐसे लेवल पे जो कि पहले पॉसिबल नहीं था।
पहले क्या होता था, आपको स्टेट लेवल पे भी करना है तो मीटिंग करने के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, पहले पूरा शेड्यूल निकालना पड़ेगा, उसके बाद एक प्लेस पे जाना पड़ेगा, वहाँ मीटिंग करनी पड़ेगी। आज आपको कोई भी इंपॉर्टेंट बात करनी है थ्रू अ फोन कॉल, वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। नॉट जस्ट बिटवीन गवर्नमेंट, हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे किया जा सकता है। तो थॉमस फ्रीडमैन बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेक्शन है, बहुत ही दूर दूर तक हम इंटरेक्ट कर पाते हैं दूर के लोगों से, बहुत ही जल्दी इंटरेक्ट कर पाते हैं, फास्टर और डीपर हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा चीप रेट्स में हम कर पाते हैं। पहले आप देखोगे कि कॉल के जो प्राइसेस होते थे बहुत महंगे हुआ करते थे, कि रात को ही जो कॉल होता था 7 से मान लो 11 बजे का जो टाइम होता था, इस टाइम पे सस्ती कॉल्स होती थी, जबकि बाकी सब टाइम पे अगर दिन में किसी को कॉल करना है तो वहां पे बहुत महंगी होती थी, ऐसा कुछ होता था। इनफैक्ट फिर धीरे धीरे करके जो टॉप अप प्राइसेस थे काफी थोड़ा कम हुए, लेकिन स्टिल कॉस्टली थे। आज के टाइम पे तो 0 रुपीज है, ठीक है। सो कितना चीप हो गया है। इनफैक्ट डेटा आपको मिलता है, आपको सिर्फ 300 में इतना करना पड़ता है, और आपको डेटा कितना ज्यादा डेटा मिलता है, 168 GB, 200 GB, इतना जीबी तक भी मिल जाता है आपको, और वो भी डेली बेसिस पे भी मिलता है आपको। पहले एक टाइम था, आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब आप 1,000 का भी रिचार्ज कराओगे तो आपको मैक्सिमम 8 GB डेटा मिलता था, और 8 GB के बाद में फिर से आपको टॉपअप कराना पड़ जाता था, ठीक है। तो इससे ये सभी ग्लोबलाइजेशन का ही ऐसा है पूरा असर, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में ऐसा क्यों है, क्योंकि बाहर भी ऐसा ही होता है। देखो, यूएसए और यहाँ जो कंपनीज हैं, जब भी आप फोन खरीदते हो, फोन के साथ में कोई भी आप सिम खरीदते हो ना, तो उसमें आपकी कॉलिंग फ्री दी जाती है आपको, एट द सेम टाइम आपके एसएमएस फ्री दिए जाते हैं, डेटा पैक और ये सब फ्री दिया जाता है उसके साथ में, फोन के साथ में कुछ ऐसा रहता है उसमें। अब इंडिया में इस हिसाब से ये अब इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी भी आप देखोगे, अगर इंडिया और जर्मनी को कनेक्ट करोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा चीप है, जर्मनी में इतना चीप नहीं है। जर्मनी में बहुत सारे, ऑलमोस्ट 800 रुपये में आपको कुछ ही जीबी डेटा मिलता है, जर्मनी में ऐसा भी है, ठीक है। तो जर्मनी में अभी भी उसी जमाने का है, मतलब ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के चलते कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, कहीं कहीं अभी भी फायदा नहीं है। तो टुडे इट विल बी रॉन्ग टू से कि ग्लोबलाइजेशन एक मिथ है या सिर्फ एक बजवर्ड है, ग्लोबलाइजेशन असली में एग्जिस्ट नहीं करता, गलत होगा ये कहना। ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को बहुत ही इम्पैक्ट किया है। इसकी वजह से हम ये भी देख सकते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, जो आप खाना खाते हैं, जो भी आइडियाज आप होल्ड कर रहे हैं आज के टाइम पे, आपके लिबरल आइडियाज हैं या जिस भी चीज को आप प्रमोट करते हैं, वो सभी आपका ग्लोबलाइजेशन ही फील करवाता है आपको। ऑब्वियसली कितने लोग हैं जो ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हैं आजकल, चाहे वो लेवाइस हो गया या कोई भी H&M हो गया, बहुत सारे ब्रांडेड क्लोथ्स आप पहनते हो, तो वो सभी ग्लोबलाइजेशन का ही असर है, ठीक है। तो ये सभी रीड कर लेना आप लोग, ये दीज आर फॉर द रीडिंग पर्पसेस। हमारा यहाँ से शुरू करना है, हमें मेन टॉपिक है हमारा यहाँ से, रिस्पॉन्स बताना है हमें टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। तो रिस्पॉन्स ऐसा है कि चाहे डेवलप्ड कंट्री हो और डेवलपिंग कंट्री हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम रिस्पॉन्स है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ डेवलप्ड कंट्री को फायदा हो रहा है, कुछ को नुकसान हो रहा है। जैसे शुरुआत में यूएसए को फायदा हुआ था, लेकिन आगे जाकर के हम देखेंगे कि यूएसए ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है इंडिया और चाइना के साथ में, है ना, जिसके चलते यूएसए अब एंटी ग्लोबलाइजेशन पे जा रहा है, जिसकी वजह से यूएसए अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सेम ही लेवल है, कि जैसे इंडिया और चाइना को फायदा हुआ वैसे यूएसए को भी इससे अब फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, इसमें मिक्स रिस्पॉन्सेज दिखने को मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। तो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से उनको बेनिफिट हुआ है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन से नुकसान हुआ है, ये एंटी ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ रुक गई ग्लोबलाइजेशन के चलते। तो सबसे पहले मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मार्क्सिस्ट ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में नहीं है, ग्लोबलाइजेशन इनको सही लगती है, ये अगेंस्ट है प्रेजेंट मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ है उससे दिक्कत है इनको। ये तो चाहते ही हैं कि सारे दुनिया साथ में मिलकर के आए, यूनिवर्सलिज्म हो, और सारे वर्किंग क्लास वाले साथ में आए, ताकि एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके। क्योंकि मार्क्सिस्ट तो नेशन के कॉन्सेप्ट को समझता ही नहीं है, बॉर्डर्स और इन सब चीजों को, टेरिटरी को, है ना। तो इसीलिए
जो मार्क्सिस्ट हैं ये ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट में नहीं है, ये अगेंस्ट है जो प्रेजेंट मॉडल है, क्योंकि इनके पर्सपेक्टिव से ये है कि प्रेजेंट जो मॉडल है ग्लोबलाइजेशन का, ये कैपिटलिज्म को ही ग्लोबल स्केल पे एक्सपैंड कर दिया, बस ये दिक्कत है इनको। तो इनका रिस्पॉन्स ऐसा है ग्लोबलाइजेशन को लेके। अब ऐसे ही जो इस्लामिक सोसाइटीज है मिडिल ईस्ट में, आप जो कंट्रीज देखते हो, सबसे ज्यादा वॉयलेंट रिस्पॉन्स, सबसे ज्यादा जो घटिया रिस्पॉन्स, मतलब जिसको जो ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सबसे घटिया है या सबसे बेकार चीज है, वो आता है इस्लामिक सोसाइटीज से। क्योंकि ये मानते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप वेस्टर्न वैल्यूज को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, और इस्लामिक सोसाइटीज इस्लामिक वैल्यूज पे बहुत ज्यादा प्रेस करती हैं कि इस्लामिक वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए। और ग्लोबलाइजेशन के चलते ऑब्वियसली विद सी की डेमोक्रेसी, ओपननेस, ये सभी चीजें रहती हैं, तो वेस्टर्न वैल्यूज को स्प्रेड करने के अटेम्प्ट देखते हैं ये। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जैसे नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया में ही देख लो, जो एशियन वैल्यूज को एम्फेसाइज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर ली क्वान यू भी कर सकते हो, एशिया के स्कॉलर हैं ली क्वान यू। ली क्वान यू मानते हैं कि एशिया में कलेक्टिविटी है, तो एशियन कल्चर को ही माना जाना चाहिए, डेमोक्रेसी वेस्टर्न ऑब्सेशन है, उनकी अपनी वैल्यू है, उसको मत करो। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जैसे भीखू पारेख हो गए, जो ये रेकमेंड करते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन आइडिया जो ग्लोबलाइजेशन का है, वो इस चीज पे बेस्ड होना चाहिए कि हर एक सिविलाइजेशन के बीच में डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के चलते जो भी पॉजिटिव चीजें रहेंगी वो सभी सिविलाइजेशन एक्सेप्ट कर लेंगी, जो नेगेटिव होंगी वो रिमूव कर देंगी। तो इट इज नॉट दैट ओनली वेस्टर्न मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न मॉडल का ही ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, नहीं, बहुत सारे मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे इंडिया का अपना खुद का ग्लोबलाइजेशन का मॉडल है, यूनिवर्सलिज्म का। इंडिया भी चाहती है कॉस्मोपॉलिटन आइडिया कि सब मिलकर साथ में रहें, जो कि इंडिया के आइडियाज में हमें देखने को मिलता है, वासुदेव कुटुंबकम एंड सर्वे भवतु सुखिना, कि सभी सुख से रहें चाहे कोई भी हो, तो ये भी तो ग्लोबलाइजेशन का आइडिया है। लेकिन ये इंडियन मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, एक है वेस्टर्न मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऐसे अलग अलग मॉडल हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इस्लामिक सोसाइटी का भी अपना ग्लोबलाइजेशन का आइडिया है, इनका आइडिया है ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, इनका ग्लोबलाइजेशन है ब्रदरहुड से रिलेटेड, इंडिया का है इन दोनों चीजों से रिलेटेड कॉस्मोपॉलिटन आइडिया। वेस्टर्न कंट्रीज का अपना वेस्टर्न वैल्यूज को सेपरेट करने का, कि कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन, ऐसे बोल सकते हो। तो ये हो गया इस्लामिक सोसाइटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं जो प्रेजेंट मॉडल है ग्लोबलाइजेशन का आज के टाइप पे, उसको काफी स्कॉलर्स एनालाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट करने में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू यूज कर सकते हो अपने आंसर में, वो है जगदीश भागवती का। जगदीश भागवत ने बुक लिखी है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बुक का नाम याद रखेंगे। एंड इन्होंने बोला है, इन्होंने ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस ग्लोबलाइजेशन का, दोनों टाइप का एनालिसिस दिया है। ये बोलते हैं कि जो लोग ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में नहीं बोलते, वो लोग एक्चुअली में साइकियाट्रिस्ट हैं रादर देन इकोनॉमिस्ट। वो साइकियाट्रिस्ट है, मतलब उनको साइकी के मुताबिक, उनको अपनी सोच के मुताबिक, उनको बस कैपिटलिज्म के साथ में नहीं जाना है। जबकि आप इकोनॉमिस्ट बनते हो, आप देखते हो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कितनी ग्रोथ हुई है, ऐसी पुअर कंट्रीज, गरीब कंट्रीज, उसमें कितना फायदा हुआ है, पॉवर्टी लेवल्स कितने डाउन हुए हैं, ग्रोथ कितनी बड़ी है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है, कि लोगों के पास में भी पावर आई है जो गरीब लोग हैं, इसके चलते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज हो गया, सैलरी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ गई, है ना। ये सभी चीजें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इनइक्वालिटीज धीरे धीरे कम होती जा रही हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पहली बार ऐसा हो रहा है बहुत सारी सेंचुरीज में कि रिवर्स ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। क्या ट्रेंड रिवर्स हो रहा है? पहले बहुत सारे लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते थे, वो पर $1 पर डे पे, मतलब 60 रुपए जो सिर्फ दिन के कमाते थे, आज के टाइम पे वो 500 रुपए दिन के भी कमा सकते हैं, 1000 भी कमाते हैं इनफैक्ट। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि पॉवर्टी लेवल्स ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं पिछले 20 सालों में, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ गई है डेवलपिंग कंट्रीज में, डबल हो गई है ऑलमोस्ट। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लो 45-50 हुआ करती थी, आज के टाइम पे 70-75 पहुंच चुकी है। कुछ ऐसी कंट्रीज है अफ्रीका की जहां पर तो बहुत कम हुआ करती थी,
अब तो इतनी ज़्यादा पहुंच गई है। चाइल्ड मोर्टेलिटी काफ़ी कम हो गई है डेवलपिंग कंट्री में। जो बच्चे मरते थे ग्लोबलाइजेशन के चलते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कि माँ बाप अब कमा सकते हैं तो बेटर खाएंगे पिएंगे जब भी प्रेगनेंसी होगी, और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी वैक्सीनेशन और केयर के लिए ज़्यादा पैसा डाल पाएंगे, तो इसकी वजह से चाइल्ड मोर्टेलिटी भी डिक्लाइन हुई है। ऐसे ही लिटरेसी रेट कितना बढ़ गया है। 1970 में देखोगे तो 59% था ग्लोबल लिटरेसी, आज के टाइम पे 80% है 2000 पे, और आज तो उससे भी ज्यादा होगा वर्ल्ड में लिटरेसी रेट। तो इसीलिए जगदीश भागवत ये एडमिट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हालांकि खुद सोल्यूशन नहीं देता है, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए अगर ढंग से गवर्न किया गया इसको ग्लोबलाइजेशन को, तो इसके चलते सोसाइटी में बहुत बेनिफिट होगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। फिर ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इसके अगेंस्ट में हैं, जैसे इमैनुअल वॉलर स्ट्रिंग, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। इमैनुअल वॉलर स्ट्रिंग का कहना है कि आज की जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन का मॉडल है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें बस वही है जो कैपिटलिस्ट में पुराने तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी मर्सेंटाइलिज्म में 17th सेंचुरी के टाइम पे, उसी को बस कंटिन्यू करके ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड कर दिया। इनका मानना है, मान लो गरीबी देखो अफ्रीका में, या जो भी लड़ाइयां हो रही थी बाल्कन्स में, ये सभी सिर्फ कैपिटलिस्ट की वजह से हुआ है। आज के टाइम पे, पुराने टाइम पे यूरोप में जो लड़ाइयां हुई हैं, ये सभी मार्केट की सर्च में हुई हैं, कॉलोनीज की सर्च में हुई हैं। और आज के टाइम पे भी यही हो रहा है। अफ्रीका में इतनी गरीबी है, यहाँ से अभी भी नियो कॉलोनियलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनका मानना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन वो खत्म होने वाला है, अपने लास्ट टाइम्स में है कि इट इज अ स्वैन सॉन्ग, खत्म होने वाला है अपनी, इट इज डाइंग बेसिकली। तो लोगों के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो सोशलिज्म अपनाएंगे या फिर बारबेरियनिज्म अपनाएंगे। सोशलिज्म यानी या तो इक्वालिटी पे ध्यान देंगे, अब सब मिलकर के साथ में आकर के काम करेंगे, या फिर बारबेरियनिज्म आएगा। बारबेरियनिज्म मतलब एक दूसरे के साथ में लड़ाई करेंगे, मतलब मार काट करेंगे। दो ही ऑप्शंस हैं और सोशलिज्म ही चुनेंगे, क्योंकि इमैनुअल वॉलस्टीन नियो मार्क्सिस्ट है, तो ये सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नोआम चॉम्स्की। इन्होंने भी अपनी बुक लिखी है, इन्होंने भी यही बोला है कि इनका कहना है कि जो अमेरिका की सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं ये, कि इन्होंने क्या किया कि यहाँ से पैसा जो लिया था टैक्स पेयर का, वो सारा ट्रांसफर कर दिया मेजर आर्म डीलर्स को। क्योंकि आप ये देखो ना कि अमेरिका अफगानिस्तान में प्रेजेंट था, और यहाँ से भी तो फालतू में इतना पैसा फालतू में इधर उधर लगाया गया, इन्होंने दूसरी जगह पे लगाया है ग्लोबलाइजेशन के नाम पे। तो ये भी ये बोलते हैं कि लोगों से उनका टैक्स का पैसा लेकर के उनके ग्रोथ के लिए यूज किया जाना चाहिए था, जबकि आपने बाहर लड़ाइयों में यूज किया। तो ग्लोबलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंडिया जैसी, वहीं पे या अफ्रीका जैसी कंट्रीज में इम्पैक्ट हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आम लोग हैं अमेरिका के, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि उनका पैसा, उनका टैक्स का पैसा जो उनकी ग्रोथ के लिए यूज किया जाना चाहिए था, ग्लोबलाइजेशन के चलते बाहर यूज किया गया। अमेरिका ने बहुत सारी जानें भी गंवाई हैं अपने सोल्जर्स की ऐसी वॉर्स में, जो अफगानिस्तान या मिडल ईस्ट में तेल को लेकर के जो भी वॉर्स की हैं। तो ये स्टेट जो है कैपिटलिस्ट कंट्री में, ये दे कैन इवन गो फॉर वॉर दूसरी कंट्री को फोर्स करने के लिए कि आप अपनी मार्केट को ओपन कीजिए, ताकि कैपिटलिस्ट कंट्री के जो बुर्जुआजी क्लास है उनको फायदा मिले। वॉर तक में चले गए, तो ये अगेंस्ट में है इसके। ऐसे ही दूसरे हैं प्रोफेसर रमेश ठाकुर एंड प्रोफेसर जॉर्ज, इनका नाम लिख सकते हैं। इन्होंने बुक लिखी है अपनी द डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इन्होंने ये बोला है कि आज भी हम एंड ऑफ हिस्ट्री तक नहीं पहुंच पाए हैं, हम एंड ऑफ ज्योग्राफी तक तो बहुत क्लोज हैं, मतलब ज्योग्राफी वाइज पूरे दुनिया में सारे इंटीग्रेट हो ही चुका है, लेकिन एंड ऑफ हिस्ट्री तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। तो ये बोलते हैं कि देखो अभी भी क्या हो रहा है कि नॉर्थ कंट्री से साउथ कंट्री में अभी तक देखोगे 2 डेकेड्स में पिछले, तो काफी डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। लेकिन पर ईयर मूवमेंट देखोगे तो 500 से 800 बिलियन डॉलर्स की अब ज्यादा सामान इधर से उधर जाता है, लेकिन इलीगल चैनल से फ्रॉम कंट्रीज ऑफ साउथ टू नॉर्थ। तो यही चीज देखने को मिलती है। वेज शेयर जो था पहले के मुकाबले, जब लोग काम किया करते थे ज्यादा, तो जिस हिसाब से काम करते थे उस हिसाब से उनकी जो सैलरी थी वो काफी अच्छी उनको मिल जाती थी। लेकिन प्रॉपर्टी शेयर
उनका आज के टाइम पे वो इंक्रीज हो गया है। लेकिन पॉइंट इज प्रॉपर्टी शेयर कैसे, जैसे इंडिया में देखोगे लैंड्स थी, पहले एक लैंड थी, अब फ्रैगमेंटेशन इतना हो गया कि प्रॉपर्टी शेयर बहुत बढ़ गया है। बार्गेनिंग पावर जो थी वर्कर्स की वो काफी कम हो गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जैसे कि अगर आप काम नहीं करोगे, जैसे यूएसए में जो लोग हैं अगर वो काम नहीं करते हैं वो तो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, इसीलिए आउटसोर्सिंग की जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि बाहर से, इंडिया से ऐसे जो इंजीनियर्स हैं उनको बुला करके अच्छा पैकेज दिया जाता है कि आप हमारे लिए काम कीजिए, जबकि लोकल लोगों को नहीं दिया जाता है वहां पर, क्योंकि उस हिसाब से उनको बहुत हाई पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर वर्कर्स की बहुत कम हो गई है इससे यहाँ के। एंड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स काफी इनके वीक हो गए हैं, प्रॉपर्टी राइट्स स्ट्रांग हो गए हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो जैसे 2009 में आप देखोगे कि 3 बाल्टिक स्टेट्स थे, इनमें नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर हुई है, ग्रीस में भी नेगेटिव ग्रोथ हुई है। तो ये सभी इसी की वजह से। अफ्रीका में भी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि अफ्रीका की कोई कंट्री हम डेवलपिंग कैटेगरी में डाल पाए। अफ्रीका में इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा है अभी भी मिनरल्स का, ये सभी बहुत बढ़ गया है सब इसके चलते। तो इलीगल चैनल से बहुत कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रैफिकिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, इसके चलते सिविल सोसाइटी में अनरेस्ट आ गया है। इसके चलते ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ट्रांसनेशनल नेटवर्क, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब बहुत बढ़ गया है। नार्कोटिज्म, नार्को स्टेट्स आ गए हैं। ठीक है, तो कंट्रीज की सॉवरेनिटी, कल्चरल राइट्स सभी पे इम्पैक्ट पड़ा है। ऐसे ही जोसेफ स्टिग्लिट्स का व्यू है, इसको पढ़ेंगे। और आगे अरुणधति, प्रताप भानु मेहता, ऐसे अमर्त्य सेन का। तो जब भी टॉपिक आएगा ग्लोबलाइजेशन का, एक तो याद रखो कि आप जगदीश भागवत इनका व्यू लिखेंगे ही लिखेंगे, और दूसरा जोसेफ स्टिग्लिट्स को एक बार पढ़ लेना, उसका लिख सकते हो, या इनमें से कोई भी 2-3 लिखो आपस में, अच्छा एक डायनेमिक पॉइंट देने के लिए, और उसको रिलेट करो आज के टाइम के साथ में। जैसे प्रताप भानु मेहता ने ग्लोबलाइजेशन को रिलेट किया है, इलेक्टोरल चॉइसेस काफी चेंज हो गई हैं लोगों की, जीनोफोबिया हो चुका है। जीनोफोबिया यानी जो बाहर से दूसरे कल्चर के लोग आते हैं, स्पेशली इस्लाम से, इस्लामिक कंट्रीज से जो भी लोग आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, उसको लेकर के यूएसए की कंट्रीज और यूके, ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर काफी डर पैदा हो गया है कि ये लोग मतलब टेररिस्ट हैं या इस टाइप से। एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट ये आगे आ चुका है। तो काफी सिमिलर सिमिलर व्यूज हैं, एग्जाम्पल के साथ में आप मेंशन करेंगे, सिर्फ व्यूज हैं एज इट इज, आपको वही सब व्यूज बस लिखने हैं अपने आंसर में। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि कैसे इम्पैक्ट हुआ है, क्या क्या रिस्पॉन्सेज थे, कौन फेवर में है ग्लोबलाइजेशन के, कौन अगेंस्ट में है। अंडरस्टूड? सो विद दिस वी आर डन विद दिस सेशन। बाकी हमारा नेक्स्ट क्लास भी है अभी 11:30 बजे, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, वरना फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, so this is it. Thank you very much.